जी कैफ और आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर हमारा 47 और आज हम अपना फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो तरतीब के लिहाज से हमारा है चैप्टर 11 पार्टनरशिप। अच्छा, इससे पहले आपको थोड़ा थीम बता दूं हमारे सिलेबस का। ओवरऑल दुनिया में 3 तरह की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं और पाकिस्तान में भी ऐसा ही है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। कुछ लॉज हमारे ऐसे होते हैं जो सोल प्रोप्राइटरशिप पे अप्लाई होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो पार्टनरशिप पे अप्लाई होते हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि कंपनी पे अप्लाई होते हैं। जो कंपनी से रिलेटेड लॉज हैं, कंपनी से रिलेटेड, वो हम स्टडी करेंगे कैफ 7 में कंपनी लॉ। ये जो कैफ 4 है ये 2 तरह के लॉज डिस्कस करता है, सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर और पार्टनरशिप के ऊपर। हमने चैप्टर 2 से चैप्टर 10 तक जो लॉज पढ़े उन्हें कहते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हर उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई होता है जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, एग्रीमेंट कर रही है, जो सेल परचेज कर रही है दूसरे लोगों के साथ। वो सोल प्रोप्राइटरशिप पे भी अप्लाई होता है क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप भी जाहिर है सेल परचेज के एग्रीमेंट करती है, पार्टनरशिप पे भी और कंपनी पे भी। इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सोल प्रोप्राइटरशिप पे भी अप्लाई हुआ, पार्टनरशिप पे भी, कंपनीज पे भी। कंपनी से रिलेटेड तो हम कैफ 7 में स्टडी करेंगे, लेकिन चूंकि ये कंसेप्ट इक्वली अप्लाई होता है सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप पे, इसलिए हमने इसे कैफ 4 में डिस्कस कर लिया। और इसमें आपने जो एग्जांपल्स देखी, जितनी भी एग्जांपल्स देखी तो आपने नोट किया होगा अगर, तो आपको पता चलेगा वो सारी एग्जांपल्स सोल प्रोप्राइटर्स की थी, इंडिविजुअल्स की एग्जांपल थी। उसमें शाज़ और नादर ही शायद ही कोई ऐसी एग्जांपल हो जिसमें किसी कंपनी की इन्वॉल्वमेंट हो या पार्टनरशिप की इन्वॉल्वमेंट हो। नॉर्मली इंडिविजुअल्स ही होते थे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा कंप्लीट हो गया, ये चैप्टर 2 से लेके चैप्टर 10 तक था। अब जो हम लॉ स्टार्ट करने जा रहे हैं उसे कहते हैं पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट जो कि नाम से जाहिर है किस तरह की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई होगा, पार्टनरशिप पे। तो आज हमारा पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमने कंप्लीट कर लिया। आज हमारा पहला लेक्चर है पार्टनरशिप एक्ट के ऊपर। ठीक है, इसमें असाइनमेंट वगैरह नोट कर लीजिए, आज आपने घर जाके असाइनमेंट अटेम्प्ट करनी होगी। पढ़ने क्या जा रहे हैं हम डेफिनेशन, आज के लेक्चर में डेफिनेशन और एसेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप पहले देखेंगे। पार्टनरशिप आज के लेक्चर में तो हम ये सीखेंगे पार्टनरशिप होती क्या है, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, और फिर एसेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप यानी किन चीजों से मिलके पार्टनरशिप बनती है, कौन सी चीजें ऐसी हैं जो मौजूद होंगी तो हम कहेंगे ये पार्टनरशिप है। एसेंशियल्स का लफ्ज इससे पहले भी आप पढ़ चुके हैं, एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एसेंशियल्स ऑफ कंसिडरेशन, essentials of offer, essentials of acceptance, essentials of misrepresentation, essentials of fraud। तो essentials पहले भी पढ़। essentials का मतलब क्या होता है कि वो हमें 1 2 3 4 5 6 7 कुछ पॉइंट्स बताएगा और कहेगा ये चीजें होना जरूरी हैं ताकि ये कंसेप्ट अप्लाई हो। वैलिड कंसिडरेशन के लिए ये essentials हैं, हमने हेडिंग्स दे के एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़े। कॉन्ट्रैक्ट में ये, ऑफर में ये essentials है, हेडिंग्स दे के हमने उसकी एक्सप्लेनेशन भी पढ़ी। तो इसी तरह एसेंशियल ऑफ पार्टनरशिप में भी हम क्या स्टडी करेंगे, कुछ हेडिंग्स होंगी जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे कि ये चीजें होना जरूरी हैं तभी जाके एक वैलिड पार्टनरशिप बनेगी। अगर उनमें से कोई एक भी चीज नहीं है तो वो पार्टनरशिप नहीं बनेगी। आपको याद है एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमने स्टडी किया था सारे एसेंशियल्स होंगे तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक भी मिसिंग है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं, एग्रीमेंट हो जाता। इसी तरह हमने एसेंशियल्स ऑफ ऑफर में सारे एसेंशियल होना जरूरी है, एक भी एसेंशियल मिसिंग हो वैलिड ऑफर नहीं होती। एसेंशियल ऑफ एक्सेप्टेंस में सारे एसेंशियल होना जरूरी है, एक भी मिसिंग हो एक्सेप्टेंस नहीं होती। मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, सारे एसेंशियल्स पूरा होना जरूरी है, फिर वो मिसरिप्रेजेंट फ्रॉड। इसी तरह पार्टनरशिप में भी हम यही स्टडी करेंगे, यानी जो एसेंशियल स्टडी करेंगे ये सारे के सारे एसेंशियल्स होना जरूरी है, फिर किसी बिजनेस को हम कहेंगे ये पार्टनरशिप है, वरना वो पार्टनरशिप नहीं होगा। तो आज के लेक्चर में हमने 2 कंसेप्ट स्टडी करने हैं, एक डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप और दूसरा एसेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन अगर आपने यही चीजें समझ ली ना तो पार्टनरशिप की अच्छी बेस डेवलप हो जाएगी और आगे चल के बहुत से ऐसे कंसेप्ट हैं जो हम इसी नॉलेज की बेस पे सीख रहे होंगे। स्टार्ट करेंगे। पहले क्या पढ़ा, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप तो कहता है डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है, कहता है पार्टनरशिप है इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स। ये एक लीगल रिलेशनशिप है, किसके दरमियान में, पर्सन्स, पर्सन्स प्लूरल,
इट इज ए रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड, जो एग्री किया है। पर्सन से पता चला एक से ज्यादा लोग होंगे, एग्री से पता चला इन्होंने कोई ना कोई एग्रीमेंट किया होगा। पर्सन से क्या पता चला, एक से ज्यादा लोग होंगे, दो या उससे ज्यादा। एग्रीड से क्या पता चला, इन्होंने कोई एग्रीमेंट किया होगा। लेकिन इसके साथ रिटर्न का लफ्ज नहीं है, इसका मतलब है नॉर्मल रूल लगेगा कि एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। सिर्फ कुछ एग्रीमेंट हमने पढ़ा जो रिटर्न होने जरूरी हैं, कुछ एग्रीमेंट्स पढ़े हैं, याद है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़े हैं कुछ एग्रीमेंट्स। एग्रीमेंट टू पे टाइम बार डेट रिटर्न होना जरूरी है। एग्रीमेंट नेचर लॉ एंड अफेक्शन रिटर्न होना जरूरी है। कंप्लीटेड गिफ्ट का रिटर्न होना जरूरी है। ये आप एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन का कंसेप्ट मिक्स कर रहे हैं। एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन तो हमने पढ़ा ना, कुछ एग्रीमेंट ऐसे हैं जिनका रिटर्न होना जरूरी है, ठीक है। वरना नॉर्मल रूल क्या है, एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। उसका मतलब पार्टनरशिप का भी एग्रीमेंट होना जरूरी है, रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन में क्या कहता है, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स, टू शेयर प्रॉफिट्स, टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस, टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस carried on by all or any of them acting for all। 5 चीजें डेफिनेशन से निकाली हमने, ये 5 चीजें समझ आ गई, इंशाल्लाह पार्टनरशिप का कंसेप्ट समझ आएगा। डेफिनेशन क्या कहते हैं, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पहला लफ्ज पर्सन्स को अंडरलाइन करें। डेफिनेशन में लफ्ज पर्सन्स हमें ये बता रहा है कि एक बंदे की पार्टनरशिप नहीं होती, एक दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर पार्टनरशिप बनाते हैं। तो उसका मतलब है पार्टनरशिप बनाने के लिए 2 या उससे ज्यादा लोग होना जरूरी हैं, कम से कम 2। ज्यादा से ज्यादा कितने लोग पार्टनरशिप में हो सकते हैं, मिनिमम तो 2 हैं, ज्यादा से ज्यादा 20। और अगर लेकिन ये 20 जनरल रूल है, इसमें कमी बेशी हो सकती है, कमी बेशी हो सकती है। यानी एक केस ऐसा है 20 से कम तादाद है। अगर बैंकिंग बिजनेस है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की तादाद 10 है। और अगर प्रोफेशनल फर्म्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, लॉयर्स की, ये प्रोफेशनल फर्म्स हैं, तो इनमें पार्टनर्स की तादाद 20 से ज्यादा भी हो सकती है। नॉर्मल देखें, डेफिनेशन में लफ्ज निकाला हमने क्या, जिसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स। तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं पर्सन से मुराद कितने, क्या एक पर्सन नहीं, 2 या उससे ज्यादा। मिनिमम तो 2 समझ आ गई, मैक्सिमम कितने 20। लेकिन इसकी एक्सेप्शन है, बैंकिंग बिजनेस में 20 से कम होते हैं 10, और प्रोफेशनल फर्म्स हो तो 20 से ज्यादा भी हो सकते हैं। प्रोफेशनल फर्म से मुराद कौन सी फर्म्स हैं, फर्म से मुराद पार्टनरशिप फर्म होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म, लॉयर्स की फर्म। एमबीएज की फर्म को प्रोफेशनल फर्म नहीं कहा जाता, एमबीएज की फर्म को प्रोफेशनल फर्म नहीं कहा जाता। तो समझ आई। हाँ, सीएमए जो है ये प्रोफेशनल फर्म है, ये प्रोफेशनल यानी अकाउंटेंट्स जितने भी होंगे वो प्रोफेशनल फर्म है, ठीक है। पर्सन्स का मतलब समझ आ गया, क्या मतलब, 2 और मोर। मैक्सिमम कितने, कम हो सकते हैं किस बिजनेस, ज्यादा हो सकते हैं किस केस में। मिस्टर ए 20 साल, मिस्टर बी 25 साल मिलके पार्टनरशिप बना सकते हैं। मिस्टर ए 20 साल, मिस्टर बी 15 साल मिलके पार्टनरशिप बना सकते हैं। क्यों, 2 पर्सन है तो सही, 2 पर्सन है तो सही। माइनर है, माइनर तो एग्रीमेंट कर ही नहीं सकता, एग्रीमेंट नहीं है, एग्रीमेंट इज वाइड अगेंस्ट माइनर। तो इसीलिए माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, माइनर पार्टनर लिख ले कहीं पे, माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, माइनर पार्टनर नहीं बन सकता। माइनर कैन नॉट बी ए पार्टनर, माइनर कैन नेवर बी ए पार्टनर, माइनर कैन नेवर बी ए पार्टनर। अब एक अजीब बात बताऊं, लेकिन समझाऊंगा नहीं फिर, अब बता दूं, माइनर पार्टनर नहीं बन सकता लेकिन पार्टनरशिप में ऐड हो सकता है। नहीं समझ आए ना, एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्ट, नहीं ये मैंने कभी बताया,
प्रीवियस चैप्टर में टर्म यूज हुए थे, हाँ चैप्टर 3 में, हाँ शाबाश। तो क्या ये तो अच्छी बात, ये तो मेरे लिए बड़ी आसानी हो गई। माइनर क्या सिखाया? माइनर कैन नॉट बी ए पार्टनर बट ही कैन बी एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप। अब इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे किसी लेक्चर में, आज नहीं करेंगे, किसी लेक्चर में करेंगे। वापिस आ जाते हैं, हम पढ़ रहे थे पार्टनरशिप की डेफिनेशन और डिस्कशन कर रहे थे किस लफ्ज के ऊपर? पर्सन के ऊपर। तो पर्सन का लफ्ज समझ आ गया। फिर इसके बाद पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड। इसका मतलब है कोई एग्रीमेंट होगा पार्टनर्स का आपस में, एग्रीमेंट होगा। कि ये एग्रीमेंट रिटन होना लाजमी है? बेहतर है, लाजमी नहीं। बेहतर है, लाजमी नहीं। अच्छा, पार्टनर का जब आपस में एग्रीमेंट होगा तो कुछ चीजें तय पाएंगी उसमें, एग्रीमेंट में लिखी जाएंगी। क्या क्या चीजें लिखी जाएंगी? पार्टनरशिप का नाम, नाम क्या है बिजनेस का, काम क्या है बिजनेस का, जगह क्या है जहां पे बिजनेस करेंगे ना। पार्टनरशिप का तो नाम है, तो पार्टनर्स का नाम भी नहीं होना चाहिए? पार्टनर्स के नाम भी होंगे, पार्टनर की तादाद भी होगी। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप का क्या मतलब होता है? कि जितना टाइम के लिए पार्टनरशिप बने। क्यों? पार्टनरशिप के स्टार्ट में ये डिसाइड किया जा सकता है कि ये पार्टनरशिप कितना अरसा चलेगी। बिल्कुल किया जा सकता है, पार्टनरशिप के स्टार्ट में ये डिसाइड किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? लेकिन अगर कुछ भी, लेकिन ड्यूरेशन डिसाइड करना ऑप्शनल है, चाहे करें चाहे ना करें। अच्छा, और क्या लिखा जाएगा पार्टनरशिप एग्रीमेंट में? पार्टनर्स के एड्रेस, चलिए लिख दिए। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, के पार्टनर्स किस रेशो में प्रॉफिट शेयर करेंगे, वो आपस में एग्री कर लेंगे किस रेशो। क्या पॉसिबल है कि सारे पार्टनर्स को बराबर का शेयर मिले? क्या पॉसिबल है कि एक को ज्यादा एक को कम मिले? भाई जो भी तय कर लें वो मिलेगा, जो भी तय कर लें। भाई हाइब्रिड क्लास में आवाज जा रही है तो हाथ उठा दीजिए जरा, आवाज ठीक है, शाबाश। तो जो भी तय किया गया वही मिलेगा, लेकिन तय करना जरूरी है, तय करना जरूरी। अच्छा, इसके अलावा अच्छा, क्या ऐसा होता है कि कोई एक पार्टनर बाज़ औक़ात बिजनेस में ज्यादा मेहनत करता है दूसरे पार्टनर्स की निस्बत, ऐसा होता है कभी? तो क्या ये जो ज्यादा मेहनत करता है इसको कोई एक्स्ट्रा सैलरी, एक्स्ट्रा कमीशन, एक्स्ट्रा बोनस वगैरह, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह मिलना चाहिए? अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है फिर मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो अगर किसी पार्टनर को इंटरेस्ट देना है, किसी पार्टनर को कमीशन देना है, किसी पार्टनर को कोई बोनस वगैरह देना है, सैलरी देनी है, तो दे सकते हैं। क्या करना पड़ेगा? एग्रीमेंट में लिखना पड़ेगा, एग्रीमेंट में लिखना पड़ेगा। और भी कुछ ये मोटी मोटी चीजें हमने बता दी। पार्टनर्स के नाम, ड्यूरेशन, अगर है कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और अगर कोई एक्स्ट्रा रिम्यूनरेशन देनी है किसी पार्टनर को। आपने अकाउंटिंग में पार्टनरशिप का टॉपिक पढ़ा कभी? नहीं पढ़ा अकाउंटिंग में? चले, हुआ करता था उसमें ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया करते थे वो, कि 2:3:4। ABC 3 पार्टनर्स है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:3:4। इसका मतलब है पार्टनर A की रेशो है 2/9, पार्टनर B की 3/9 और 4/9, ऐसे रेशो दी होती थी उसमें। पता चल गया एग्रीमेंट में क्या क्या चीजें तय पाएंगी। अच्छा, अब सुने अगली बात। ये जो अगला कंसेप्ट बताने जा रहा हूं ये आपको कैफ 4 में भी काम आएगा, कैफ 7 में भी। पार्टनर्स के दरमियान में एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीड। उसमें सारी टर्म एंड कंडीशन तय होनी चाहिए, एग्रीड। क्या हो अगर पार्टनर्स के दरमियान में एग्रीमेंट ही नहीं हुआ, प्रॉपर एग्रीमेंट ही नहीं, बिजनेस कर रहे हैं, उन्होंने कहा भाई मैं और तुम पार्टनर, आओ मिलके काम शुरू करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो तय नहीं पाई, सैलरीज वगैरह मिले कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, तय नहीं पाया, तो बताइए अब क्या होगा? सुन ले अहम कंसेप्ट, कैफ 4-7 दोनों के लिए। पार्टनरशिप में गवर्न करता है एक लॉ जिसे कहते हैं पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट में भी पार्टनरशिप की टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है, और एक लाइन लिखी है नीचे कि अगर पार्टनर्स ने आपस में एग्री कर लिया ना कुछ, तो जो एग्री कर लिया वो तय पाया जाएगा, उसके मुताबिक काम होगा। और अगर पार्टनर्स ने आपस में कुछ एग्री नहीं किया तो जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा हुआ है वो अप्लाई होगा। अगर पार्टनर्स ने एग्री नहीं किया तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो लिखा है वो अप्लाई होगा। हाँ, उसमें क्या लिखा, ये ऐसा ऐसा पढ़ेंगे, ऐसा ऐसा पढ़ेंगे। उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर पार्टनर्स
प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एग्री नहीं करते तो वो रेशो क्या होगी, उसमें लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है अगर पार्टनर्स आपस में सैलरी कमीशन वगैरह एग्री नहीं करते तो उन्हें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उधर लिखा हुआ है। उधर लिखा हुआ है अगर पार्टनर आपस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन लोन एग्री नहीं करते तो उन्हें इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं, उधर लिखा हुआ है। ठीक है, ये सारी चीजें लिखी हुई है, लेकिन कंसेप्ट ये बता रहा हूं। बेहतरीन तरीकाकार क्या है कि पार्टनर्स आपस में सारी चीजें लिख के तय कर लें, ये बेहतरीन तरीकाकार है। लेकिन अगर पार्टनर्स ने एग्रीमेंट बनाया ही नहीं या बनाया आधी चीजें लिखी आधी नहीं लिखी, तो जो भी चीजें नहीं लिखी हुई वो चाहे 2 हो चाहे 20 हो, वो फिर अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट डिसाइड होंगी। एग्रीमेंट समझ आ गया कि पार्टनर्स का आपस में एग्रीमेंट होता है, ऑप्शनल है कि कंपलसरी है? एग्रीमेंट होना लाजमी है, उस एग्रीमेंट का रिटन होना लाजमी नहीं है। एग्रीड का लफ्ज क्लियर हुआ? 2 लफ्ज के ऊपर हमने डेफिनेशन में डिस्कशन कर ली। पहला लफ्ज था पर्सन्स, दूसरा लफ्ज था एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में खासतौर पे टर्म एंड कंडीशन हमने डिस्कस की, कौन कौन सी इसमें एग्री की जाती हैं, और तो आपने बताया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इंटरेस्ट, सैलरीज, बोनस, कमीशन वगैरह ये, और अगर ड्यूरेशन है पार्टनरशिप की तो वो लिखी जाएगी। फिर अगला लफ्ज है शेयर प्रॉफिट। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। इंटरेस्टिंग चीज इसमें नोट करने वाली ये है कि उसने लफ्ज प्रॉफिट यूज किया है, इसके साथ लफ्ज लॉस यूज नहीं किया। Who have agreed to share profits of a business। लाइक बिजनेस में तो प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। यहां पे लफ्ज प्रॉफिट से वो ये बताना चाह रहा है कि पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयर करना लाजमी है, लॉस शेयर करना लाजमी नहीं है। पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयर करना लाजमी है, लॉस शेयर करना लाजमी नहीं है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई बंदा कंपनी का पार्टनर तो हो लेकिन वो प्रॉफिट शेयर ना कर रहा हो? क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई बंदा कंपनी का पार्टनर तो हो लेकिन प्रॉफिट शेयर ना कर रहा हो? ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्या ऐसा पॉसिबल है? यानी हर पार्टनर प्रॉफिट लाजमी शेयर कर रहा होगा हर बार, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि बंदा कंपनी पार्टनर तो हो लेकिन लॉस शेयर ना करे? ये पॉसिबल है। याद रखें, हर पार्टनर प्रॉफिट लाजमी शेयर कर रहा होगा, लॉस हो सकता है शेयर करे शेयर ना करे। ABC 3 पार्टनर्स हैं। ए ने कहा कि मैं प्रॉफिट में हिस्सेदार हूं, लॉस होगा तो तुम दोनों बेयर करोगे, मैं बेयर नहीं करूंगा। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, ए ने बी से कहा मिलके पार्टनरशिप बनाते हैं, प्रॉफिट हुआ सारा तुम्हारा, लॉस हुआ वो भी सारा तुम्हारा। पॉसिबल है? पहली वाली बात पॉसिबल नहीं है, दूसरी वाली बात पॉसिबल है। तो इसीलिए लॉ ने प्रॉफिट और लॉस दोनों की शेयरिंग लाजमी नहीं करार दी। किसकी शेयरिंग लाजमी करार दी है? प्रॉफिट की शेयरिंग। प्रॉफिट की शेयरिंग यानी प्रॉफिट शेयरिंग होना लाजमी है, लॉस शेयरिंग होना लाजमी नहीं है। ठीक है, तो पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट शेयर करना लाजमी हुआ, लॉस शेयर करना लाजमी हुआ, कि दोनों लाजमी है कि दोनों ही लाजमी नहीं है? शाबाश, प्रॉफिट शेयर करना लाजमी है, लॉस शेयर करना लाजमी। ये क्लियर हो गया शेयर प्रॉफिट वाली बात। तो डेफिनेशन में से 3 अल्फाज के ऊपर हम अपनी डिस्कशन कर चुके हैं। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस। ऑफ ए बिजनेस। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस क्या होता है? कोई भी काम जिससे प्रॉफिट हासिल। ये प्रॉफिट क्या होता है? मुनाफा। यानी प्रॉफिट कैसे? रेवेन्यू इज इक्वल टू प्रॉफिट, यही होता है ना? नहीं, इसका मतलब मैं काउंटिंग बहुत स्ट्रांग है, मेरी काउंटिंग थोड़ी वीक है। तो रेवेन्यू इज इक्वल टू प्रॉफिट नहीं होता। तो प्रॉफिट किसके इक्वल होता है? अच्छा, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। अच्छा मुझे बताइए, भाईजान से मैं कहता हूँ भाईजान लेके आइए आप अपने घर से पैसे, मैं अपने घर से पैसे लेके आता हूँ, मिलके ये होटल खरीदते हैं और इसको रेंट पे देंगे, जो भी रेंट आएगा आधा आधा। ये बताइए बिजनेस है? तो क्यों बिजनेस क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें रेंटल इनकम शेयर हो रही है, प्रॉफिट शेयर नहीं हो रहा, इसमें ग्रॉस इनकम शेयर हो रही है। अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, कहता भाई तुम भी पैसे लेके मैं भी, ये होटल खरीदते हैं, इस होटल को रेनोवेट करेंगे, इसको फिर उधर सुबह के टाइम पे तुम बैठना, शाम को मैं बैठूंगा, जो भी कस्टमर आएंगे उनसे रेंट चार्ज करेंगे, खर्चे अदा करने के बाद जो बाकी सरप्लस बच जाएगा आपस में बांट लेंगे। अब बताइए ये बिजनेस है कि नहीं? बिजनेस। ये प्रॉफिट शेयरिंग है। सिर्फ रेवेन्यू शेयरिंग इज नॉट बिजनेस, वो बिजनेस नहीं है।
बिजनेस में क्या होता है? प्रॉफिट शेयर होता है। मैंने कहा भाईजान तुम भी अपने घर से पैसे लेके आओ, मैं भी अपने घर से पैसे लेके आता हूं, मिलके गरीबों की फलाह बहबूद के लिए कोई काम करते हैं। जो भी हमें बीमार नजर आया उसे दवाई के लिए पैसे दे देंगे, जो भी हमें बच्चा ऐसा नजर आया जो स्कूल नहीं जा रहा उसे स्कूल जाने के लिए फीस के पैसे अदा करेंगे। क्या ये बिजनेस है? नहीं। अब की बार तो सिर्फ खर्चे शेयर हो रहे हैं, अब की बार सिर्फ खर्चे शेयर हो रहे हैं। चैरिटेबल वर्क बिजनेस नहीं है, रेवेन्यू शेयरिंग बिजनेस। तो पार्टनरशिप किसकी बनेगी? बिजनेस की। और बिजनेस से मुराद क्या है? जिसे प्रॉफिट अर्न किया जाए, जिसे प्रॉफिट अर्न की जाए। बिजनेस पहचान लेंगे केस स्टडी में, एग्जाम में। तो बताइए पार्टनरशिप की डेफिनेशन में हमने किन किन अल्फाज के ऊपर डिस्कशन कर ली? पार्टनरशिप रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। पार्टनरशिप रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड प्रॉफिट बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल आर एनी ऑफ देम एक्टिंग। ये जो एनी ऑफ देम है ये बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है। एनी ऑफ देम का मतलब क्या है? भाईजान मैंने, आप अपने घर से पैसे लेके आए, मैं अपने घर से पैसे लेके आता हूं, दोनों मिलके पार्टनरशिप चलाएंगे, लेकिन आपको काम करना नहीं आता, इसलिए बिजनेस में सारे फैसले सिर्फ मैं करूंगा। बिजनेस में सारे फैसले सिर्फ मैं करूंगा। क्या ये पॉसिबल है कि पार्टनर्स तो ज्यादा हों लेकिन चलाने वाले कम हों? पार्टनर्स ज्यादा है लेकिन चलाने वाले कम है, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। इसे कहते हैं या तो सारे के सारे चलाना चाहे वो भी चला सकते हैं, लेकिन अगर उनमें से कुछ नहीं चलाना चाहते, कुछ मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, तो फिर कुछ लोग चलाएंगे बिजनेस, कुछ बिजनेस नहीं चलाएंगे, वो घर बैठेंगे। ऐसा पॉसिबल है। इसमें जो बिजनेस को चलाने वाले पार्टनर्स होते हैं ना, उन्हें हम कहते हैं ये है एक्टिव पार्टनर। और जो बिजनेस को चलाने वाले नहीं होते पार्टनर, उन्हें कहते हैं स्लीपिंग पार्टनर, क्योंकि ये बिजनेस में आते ही नहीं, घर में पड़े सोए रहते हैं। स्लीपिंग, घर में सोया रहता है, बिजनेस में आता ही नहीं है, कोई मशवरा भी नहीं करता, मशवरे में हिस्सा भी नहीं लेता। ये कौन है? स्लीपिंग पार्टनर। और मैं कौन हूं? एक्टिव पार्टनर। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल। डेफिनेशन में किस अल्फाज से हमें पता चला ऐसा पॉसिबल है? कैरीड ऑन, यानी चलाया गया बिजनेस बाय ऑल और एनी ऑफ देम फॉर ऑल। एनी ऑफ देम का मतलब में से कोई एक, कोई दो, कोई तीन, कोई चार, कोई पांच, कोई छह, कोई सात, कोई से भी पार्टनर। लेकिन आगे लिखा हुआ फॉर ऑल, इसका मतलब है कि हम बिजनेस चलाएंगे इनके बिहाफ पे, इनके बिहाफ पे। कहानी में ट्विस्ट लेके आऊं फॉर ऑल से। बिजनेस चलाया मैंने, हुआ नुकसान, एग्री हुआ था प्रॉफिट में भी बराबर के हिस्सेदार है, नुकसान में भी बराबर के हिस्सेदार। मैंने बिजनेस चलाया, हुआ नुकसान, ये स्लीपिंग पार्टनर मैं एक्टिव। कहने लगा कोई मेरा हिस्सा नहीं है, बिजनेस मैंने थोड़ी चलाया, बिजनेस सर जी आपने चलाया, आपने गलत फैसले किए हैं, आपने नुकसान आपकी वजह से हुआ है, सारा नुकसान आपको जाएगा। मैं कहूंगा मैंने चलाया मैंने, लेकिन फॉर ऑल, सबके बिहाफ पे। नुकसान हुआ तो सब में जाए, फॉर ऑल। क्लियर हुई बात? हाँ, अगर इसने पहले से तय किया होता कि प्रॉफिट में मैं हिस्सेदार हूं, नुकसान में हिस्सेदार नहीं हूं, तो फिर अगर नुकसान होता तो सारा नुकसान किसका था? मेरा था। कोई बात समझ आई? ये है कंप्लीट डेफिनेशन। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, एनी ऑफ देम। पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्लियर हो गई। एग्रीमेंट में क्या चीजें तय पाती हैं ये भी क्लियर हो गई। अब सुनिए, आज के लेक्चर की सबसे टेक्निकल बात पता क्या है? कि माइनर कैन नॉट बी पार्टनर बट ही कैन बी एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप। माइनर कैन नॉट बी, यानी माइनर पार्टनर नहीं है लेकिन पार्टनरशिप में आ सकता है। माइनर पार्टनर, इसका मतलब है पार्टनरशिप में आएगा तो उसकी हैसियत पार्टनर की नहीं होगी। इसी लेवल की एक और टेक्निकल चीज बताऊं कि माइनर कैन नॉट बी पार्टनर बट ही कैन बी एडमिटेड टू बेनिफिट्स ऑफ। अच्छा, आप इतने बड़े बड़े अकाउंटेंट क्लास में हमारी बैठे हुए हैं, मुझे एक चीज तो बताइए, आपने रेवेन्यू और प्रॉफिट में तो फर्क मुझे बता दिया, मुझे बताइए कि लॉस और लायबिलिटी में भी कोई फर्क होता है कि नहीं? लॉस और लायबिलिटी में फर्क होता है? क्या फर्क होता है? लॉस कैलकुलेट होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। अगर रेवेन्यू कम है, एक्सपेंसेस ज्यादा है, उसे कहेंगे लॉस। और लायबिलिटीज हैं कि
एसेट्स में से कैपिटल माइनस करते हैं, बाकी जो भी बचेगा लायबिलिटीज है। क्या लॉस और लायबिलिटी की अमाउंट एक जैसी आएगी? नहीं नहीं भाई नहीं। अगर पिछले कई सालों से कंपनी के हालात खराब हैं तो लॉस की अमाउंट थोड़ी शायद कम हो, लायबिलिटीज उससे कहीं ज्यादा होंगी। तो लॉस का मतलब कोई और है, लायबिलिटी का मतलब कोई और है। अब सुनिए जरा, इन भाईजान ने कहा मैं पार्टनर बनने को तैयार हूं, गौर से सुनिएगा, पार्टनर बनने को तैयार हूं लेकिन लॉस में हिस्सेदार नहीं बनूंगा, प्रॉफिट में बनूंगा। मैंने कहा मंजूर। क्या हम पार्टनरशिप बना सकते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये भाईजान प्रॉफिट में तो बराबर के हिस्सेदार हैं, लॉस में हिस्सेदार नहीं है? अच्छा, नुकसान हुआ, बिजनेस क्या है, नुकसान हुआ, क्या नुकसान इनको जाएगा? नहीं जाएगा, शाबाश। मैंने बैंक से लोन ले लिया, लोन से बिजनेस चलाने की कोशिश की, नहीं चला, बिजनेस बिल्कुल ठप, लॉस इनको नहीं जाएगा। लेकिन क्या बैंक से जो लोन लिया हुआ है वो लायबिलिटी इनको जाएगी? यस। लॉ कहता है लॉस में तो पॉसिबल है कि कोई पार्टनर लॉस शेयर करे या ना करे, लायबिलिटी में पॉसिबल नहीं है। लायबिलिटी हर पार्टनर की होगी। लायबिलिटी जब पार्टनरशिप खत्म होती है ना तो उसमें हर पार्टनर की लायबिलिटी होती है कि उसने अमाउंट पे करनी है। लायबिलिटी के ऊपर डिस्कशन अभी मजीद करते हैं, फिलहाल सिर्फ एक ही बात समझानी मकसद थी, लॉस कुछ और है, लायबिलिटी कुछ और है। पार्टनरशिप क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। पार्टनर्स कौन? पार्टनरशिप समझ आ गया। पार्टनर्स कौन होते हैं? जो पार्टनरशिप चला रहे होते हैं वो पार्टनर है। और कौन है पार्टनर? कौन है? इंडिविजुअल्स जो क्या करते हैं, पार्टनरशिप चलाते हैं। फर्म किसको कहते हैं? जो पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स हैं। इंडिविजुअल पार्टनर होगा तो उसे कहेंगे पार्टनर, कलेक्टिवली सारे पार्टनर्स को कहते हैं फर्म। अगर कोई काम किसी एक पार्टनर ने किया हम कहेंगे पार्टनर हैज डन दिस। अगर कोई काम सारे पार्टनर्स ने मिलके किया हम कहेंगे फर्म हैज डन दिस। तो पार्टनर में और फर्म में फर्क समझ आ गया। तो यहां पे जब हम कहेंगे फर्म तो इससे मुराद क्या होगा? कलेक्टिवली सारे पार्टनर्स। क्लियर? जी पूछिए क्वेश्चन। हाँ, वो लायबिलिटी की तरफ अभी आते हैं। मैंने कहा अभी लायबिलिटी की तरफ आते हैं, डिस्कशन करते हैं। फर्म नेम का मतलब क्या? जो पार्टनरशिप का नाम रखा है वो, ये छोटी छोटी टर्म्स हैं आपके लिए। असल अहम था लफ्ज पार्टनरशिप, और दूसरा एक्ट ऑफ फर्म, और तीसरा थर्ड पार्टीज। थर्ड पार्टी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी वर्ड थर्ड पार्टी यूज होता था, याद है? इसमें थर्ड पार्टी से क्या मुराद थी? प्रोमिसर और प्रोमिसी के अलावा जो भी लोग हैं वो थर्ड पार्टी हैं। पार्टनरशिप में भी ये टर्म यूज हुई है थर्ड पार्टी। इसमें थर्ड पार्टी से क्या मुराद है? पार्टनर्स के अलावा जो भी लोग हैं वो थर्ड पार्टी हैं। केस स्टडी में कहेगा पार्टनर ने बैंक से लोन लिया, हमने कहा बैंक थर्ड पार्टी है। केस स्टडी में कहेगा पार्टनर्स ने उधार माल खरीदा सप्लायर से, हम कहेंगे सप्लायर थर्ड पार्टी है। पार्टनर केस स्टडी में कहेगा पार्टनर ने कस्टमर को उधार सामान बेचा, हम कहेंगे कस्टमर थर्ड। पार्टनर्स के अलावा जो भी दुनिया में लोग हैं उन्हें हम कहेंगे ये थर्ड पार्टी है। जैसे प्रोमिसर और प्रोमिसी के अलावा जो भी लोग हैं वो थर्ड पार्टी हैं, स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट। एक्ट ऑफ फर्म किसको कहते हैं? एक्ट ऑफ फर्म कहते हैं वो काम जो पार्टनरशिप ने किया हो। एक्ट ऑफ फर्म का मतलब क्या है? जो पार्टनरशिप ने किया हो। अब मैं एक लाइन बोलने लगा हूं, एक्ट ऑफ पार्टनर इज इक्वल टू एक्ट ऑफ फर्म। एग्री करते हैं? क्यों भला? क्योंकि हर पार्टनर दूसरों के बिहाफ पे काम कर रहा होता है, दूसरे भाइयों के बिहाफ पे काम कर रहा, हर पार्टनर दूसरों के। और मुझे याद आया ये कंसेप्ट मैंने आपको एजेंसी वाले टॉपिक में भी समझाया था, हर पार्टनर दूसरों का एजेंट होता है, एट द सेम टाइम दूसरे का प्रिंसिपल भी होता है, एट द सेम टाइम दूसरों का एजेंट भी होता है। इसीलिए कहा जाता है पार्टनरशिप को एक और नाम भी दिया जाता है म्यूचुअल एजेंसी। ये आपस में एजेंट है एक दूसरे के। म्यूचुअल एजेंसी का क्या मतलब है? एक दूसरे के एजेंट है। म्यूचुअल एजेंसी, पार्टनर्स में म्यूचुअल एजेंसी है, इसका मतलब क्या है? पार्टनर एजेंट का मतलब क्या है? आपने जाके बैंक से लोन लिया, हम दोनों पार्टनर हैं, बैंक से लोन लिया, खा गए, क्या मैं अदा करने के लिए पाबंद हूं? यस। एजेंसी का कंसेप्ट एजेंट के एक्ट के लिए प्रिंसिपल लायबल है, यही कंसेप्ट है ना। तो पार्टनर एजेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ? एक पार्टनर का एक्ट भी फर्म का एक्ट समझा जाएगा और सारी फर्म लायबल होगी।
ये सबसे खतरनाक प्रोविजन है पूरे पार्टनरशिप में, सबसे खतरनाक, कि हर पार्टनर एक दूसरे का एजेंट है। एक पार्टनर का एक्ट फर्म का एक्ट समझा जाएगा, यानी एक पार्टनर अगर कोई दूसरे लोगों के साथ 2 नंबरी भी करे, फ्रॉड भी करे, तो दूसरे पार्टनर्स लायबल होंगे। और अक्सर ऐसे होता है, केस स्टडी में हुआ करेगा, प्रैक्टिकली भी समटाइम ऐसे होता है कि पार्टनर्स हैं, एक ने लोन लिया किसी पार्टी से और फिर निकल गया, और पार्टी बाकी दूसरे पार्टनर को, जिनको पता ही नहीं लोन लिया गया, उनको बाद में पता चलता है इतना लोन लिया गया। तो पार्टनरशिप का सबसे खतरनाक पॉइंट क्या है, प्रोविजन क्या है, कि पार्टनर एक दूसरे के एजेंट हैं। एक का एक्ट ऑफ फर्म समझा जाता है और वो दूसरे उस एक्ट के लिए लायबल होते हैं, लायबल होते हैं। एक्ट ऑफ फर्म समझ आ गया, एक्ट ऑफ पार्टनर इज इक्वल टू एक्ट ऑफ फर्म। तो ये कुछ टर्म्स थी, हमने पढ़ ली। क्या आपको पार्टनरशिप की डेफिनेशन समझ आ गई? क्या आपको थर्ड पार्टी से क्या मुराद है समझ आ गया? क्या आपको एक्ट ऑफ फर्म से क्या मुराद है समझ आ गया? बाकी ये रूटीन के अल्फाज है, पार्टनर्स, फर्म, फर्म नेम, अहम कंसेप्ट नहीं है। अब आगे चलते हैं। एसेंशियल्स, एसेंशियल्स का मतलब क्या है? अगर आपने अभी तक की डिस्कशन को अटेंटिव होकर सुना है और समझा है, इसलिए क्योंकि आपको पता है अब हम कोशिश करेंगे क्लास के एंड पे आपका एक क्विक टेस्ट भी हुआ करे, ताकि आप मुझे पता चले क्लास में कौन सोया हुआ था, कौन अटेंटिव होकर सुनता रहा है। जो अटेंटिव होकर सुनता रहा है उसको इनाम भी दिया जाए। तो इसीलिए अटेंटिव होकर, अगर आपने अटेंटिव होकर अभी तक की डिस्कशन सुनी है तो आधे से ज्यादा एसेंशियल्स आपने समझ लिए। एसेंशियल्स का मतलब क्या है? एसेंशियल्स का मतलब वो चीजें जो होना जरूरी है। इसका मतलब है आप वो जो हम चीजें पढ़ना जा रहे हैं, अगर हुई तो पार्टनरशिप कहेंगे, अगर नहीं हुई तो हम उस बिजनेस को पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। एक चीज भी मिसिंग हुई हम उसको पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। पहला एसेंशियल्स, देयर मस्ट बी ए कॉन्ट्रैक्ट, कोई एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, कोई एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट के बगैर, लेकिन एग्रीमेंट का रिटर्न होना जरूरी नहीं है। एग्रीमेंट का रिटर्न, हाँ, ओरल भी चलता है, ओरल को छोड़े इंप्लाइड भी चलता है। इंप्लाइड एग्रीमेंट, एग्रीमेंट होना चाहिए। क्लियर? उस एग्रीमेंट को क्या कहते हैं? पार्टनरशिप एग्रीमेंट, समटाइम पार्टनरशिप डीड भी कहते हैं। डीड, ये तो क्वेश्चन में नॉर्मली हुआ करती है। फिर 2 और मोर पर्संस, पार्टनर्स की तादाद कितनी होनी चाहिए? 2 या उससे ज्यादा। मैक्सिमम कितनी जाती है? नॉर्मली 20। इसकी कोई एक्सेप्शंस है? 20 से कम भी हो सकती है, बैंकिंग में ज्यादा भी हो सकती है, प्रोफेशनल फर्म में। ये दोनों एग्जांपल याद रखिए, एक्सेप्शन याद रखिए। बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हो, अगर कोई चैरिटेबल वर्क कर रहे हैं वो पार्टनरशिप नहीं है, और अगर सिर्फ रेंट शेयर कर रहे हैं पार्टनरशिप नहीं है। ये भी क्लियर हो गया। देयर मस्ट बी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, लॉस की शेयरिंग लाजमी नहीं है, प्रॉफिट की शेयरिंग जरूरी है। अब एक ऐसी लाइन बोलने लगा हूं जो आपको समझ ही नहीं आनी, समझ ही नहीं आनी। एक मिनट हरे, पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से वो लाइन बोल दूं जो आपको समझ नहीं आई कभी। हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। ये समझ आ गया? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। हाँ, शाबाश। अगर एग्रीमेंट तो है लेकिन इलीगल है तो वो एग्रीमेंट है, शाबाश, बेहतरीन। अब सुनिए, हर पार्टनर प्रॉफिट शेयर करेगा, लेकिन हर प्रॉफिट शेयर करने वाला पार्टनर नहीं है। हर पार्टनर प्रॉफिट शेयर करता है, लेकिन हर प्रॉफिट शेयर करने वाला पार्टनर नहीं है। नहीं बस समझ है ना बात? इसका माइनर भी हो सकता है, शाबाश, माइनर भी। माइनर के साथ प्रॉफिट तो शेयर हो सकता है, लेकिन वो पार्टनर नहीं होता। एक और मिसाल दूं, अकाउंटिंग पढ़ी, एडजस्टमेंट याद है। मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। होती थी, मैनेजर को 10% कमीशन, प्रॉफिट का 10% कमीशन दो, होती थी कि नहीं? भाई फाइनल काउंट में एडजस्टमेंट होती थी, खुदा का होकर काउंटिंग क्या एग्जाम्प्ट है? एग्जाम्प्ट है ना? नहीं, ये एडजस्टमेंट नहीं होती थी फाइनल काउंट में। फाइनल काउंट में एडजस्टमेंट होती थी। अरे पता नहीं कितने क्वेश्चन कर बैठा जब मैं स्टूडेंट था। अच्छा, क्या ऐसा बिजनेस में हो सकता है कि किसी एम्प्लॉय को प्रॉफिट का 5% बोनस के तौर पे दिया जाए? ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां, होंडा है, पीटीसीएल है, ये जो मल्टीनेशनल कंपनी है, ये अपने जब प्रॉफिट ज्यादा होता है ना, उसका एक हिस्सा अपने एम्प्लॉइज को बांटती है।
ना कभी सुना आपने और ना कभी क्वेश्चन किया आपने? क्वेश्चन किए हुए ना? चले होता है ऐसा होता है। क्या एम्प्लॉय को अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से, इस वजह से ताकि वो दिन रात मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाए, क्या किसी एम्प्लॉय को प्रॉफिट का 10% बोनस के तौर पे दे सकते हैं? अगर दिया तो वो दिन रात एक करेगा कि नहीं करेगा? तो क्या वो पार्टनर बन जाएगा? नहीं। इसका मतलब है दुनिया में कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें प्रॉफिट शेयर होता है लेकिन वो पार्टनर, यानी कंसेप्ट क्या बना कि पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट शेयर करना लाजमी है लेकिन हर प्रॉफिट शेयर करने वाला पार्टनर नहीं है। तो अब कुछ एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं, एग्जांपल कह लें, एक्सेप्शन कह लें, आपकी मर्जी। कौन सी एग्जांपल्स के जिनमें प्रॉफिट शेयर हो रहा होगा, पार्टनर नहीं होगा? पहली एग्जांपल, एम्प्लॉय या एजेंट, एम्प्लॉय या एजेंट, ये बात समझ आ गई? दूसरी एग्जांपल, पैसों की जरूरत पड़ी, भाई से कहा भाई लोन दे दे, उसने कहा सर ये लीजिए, कितना जितना बोले लोन। मैंने कहा ला 1 करोड़। मैंने कहा ये ले 1 करोड़। तो फिर कहने लगा सर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगेगा? मैंने कहा तोबा सूद, जहन्नुम में जलोगे तुम भी और मैं भी। सूद नहीं देना, लोन लिया है, सूद नहीं देना। ये कहेगा सर तो फिर मेरा गुजारा कैसे चलेगा, मैंने लोन भी नहीं देना। मैं कहा ठहर जाओ भाई, को दरमियानी रास्ता निकालते हैं कि तुम्हें कुछ ना कुछ रिटर्न भी मिलता रहे और वो सूद भी ना हो। तो बताइए क्या दरमियानी रास्ता निकलेगा? हाँ जी, कि तुम हमारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करो, जितना प्रॉफिट, भाई 10% इंटरेस्ट भी तो खाना है तुमने, तो 10% हलाल प्रॉफिट खा लो। अगर हम इसे जो लेंडर ऑफ द मनी है, जिसने पैसे दिए हैं, उसे बदले में इंटरेस्ट की बजाय क्या पॉसिबल है प्रॉफिट का कोई हिस्सा दे दिया जाए? अगर प्रॉफिट का कोई हिस्सा दे दिया जाएगा तो पार्टनर बनेगा? पार्टनर लेंडर ही रहेगा, यानी प्रॉफिट जा रहा है लेकिन पार्टनर नहीं है। ये कौन सी एग्जांपल दूसरी हुई? लेंडर और एम्प्लॉय दोनों आ गए। रिटायर्ड पार्टनर और विडो या चाइल्ड। रिटायर्ड पार्टनर से एग्जांपल समझ आएगी, विडो चाइल्ड वाली भी। पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है जब कोई पार्टनर रिटायर हो जाए, रिटायर मतलब पार्टनरशिप को छोड़ जाए, तो जो भी उसका हिसाब किताब बनता है कैपिटल का बैलेंस, उसको दे के फारग करो। अलविदाई पार्टी हो ना, उसी में उसके सारी एडजस्टमेंट करके उसे घर भेज दो जब रिटायर हो। ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन अगर पार्टनरशिप के पास अकाउंट में इतने पैसे नहीं हैं तो पार्टनरशिप क्या कहते हैं उसे? फर्म क्या कहते हैं? भाईजान आप घर जाएं, सुकून से सो जाएं, जब हमारे पास पैसे आएंगे आपको अदा कर देंगे। होएगा शाबाश, मैंने उन पैसों से कोई दूसरा बिजनेस करना था, उससे मुझे प्रॉफिट होता, अकेले का कोई काम करना था। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे अच्छा ऐसा करते हैं कि आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि जो आपका लोन का कैपिटल है ना, कैपिटल, पहली ऑप्शन तो ये है इसको आप लोन ट्रीट कर लें और इसके ऊपर जितना कहते हैं आपको इंटरेस्ट दे देते हैं। इसने कहा नहीं, अभी थोड़ी देर पहले तो मना किया इंटरेस्ट नहीं लेना। हमने कहा दूसरी ऑप्शन भी है। पहली ऑप्शन क्या है कि आउटगोइंग पार्टनर का जितना कैपिटल बैलेंस है उसे लोन ट्रीट कर लो। ये नहीं, दूसरी ऑप्शन, उसे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ट्रीट कर लो और जितना उसको प्रॉफिट की परसेंटेज पहले मिलती थी, जब तक पैसे वापस नहीं करते उसको परसेंट प्रॉफिट देते रहो। अब खुद सोच के बताइए, क्या वो पार्टनर है? नहीं, पार्टनर नहीं है। रिटायर हो गया ना, लेकिन उसको प्रॉफिट का शेयर मिल रहा है। पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल। इसलिए अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, जो उसकी बेवा है, जो उसके बच्चे हैं, पार्टनरशिप के क्या चाहिए कि जिसकी डेथ हो गई उसका कैपिटल कैलकुलेट करके उनको दे के फारग करें। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो यही अरेंजमेंट उनके साथ भी तय पाएगी, क्या कि जब तक पैसे नहीं देते तब तक प्रॉफिट का शेयर लेते रहो। तो क्या वो बेवा, वो बच्चे पार्टनर बन जाएंगे? नहीं। तीसरी एग्जांपल समझ आ गई? किस चीज की एग्जांपल थी? रिटायर्ड की एग्जांपल नहीं थी। एग्जांपल रिटायर्ड थी, रिटायर्ड पार्टनर थी। किस चीज की? ऐसे लोग जिनके साथ प्रॉफिट शेयर होता है लेकिन पार्टनर नहीं होते। प्रीवियस ओनर, प्रीवियस ओनर। पार्टनरशिप के लिए हमने माल रोड पे जगह देखी, बेहतरीन जगह। हमने उसके मालिक से कहा लाओ भाई सौदा करते हो? उसने कहा बिल्कुल करता हूं। 10 करोड़। हमने कहा खुदा का खौफ करो, साथ वाली इसी एरिया, इसी कैपेसिटी की 6 करोड़ में बिक रही है। मैं दुकानदार ने कहा भाईजान मेरी दुकान फ्रंट पे है, उसकी पीछे अगर रोज का हमारे फ्रंट में सबसे पहले ग्राहक की नजर हमारी दुकान पे पड़ती है, हमारे 100 ग्राहक आते हैं ना तो उनके 40 ग्राहक आते हैं। 2 दिन बैठ के देख लें, आपको पता चल जाएगा। हमने कहा भाई हमें कैसे पता चलेगा, हम तो नहीं बैठ सकते, ठीक है? या अगर बैठ भी जाते हैं तो असल चीज तो यह है कि ग्राहक कुछ खरीदता है कि नहीं खरीदता। अगर ग्राहक सिर्फ आके घूम फिर के चला जाता है तो हमें तो इन ग्राहक का भी फायदा नहीं। तो ओनर कहता है अच्छा सर ऐसा करें, अरेंजमेंट जरा सुनेगा। ये काउंटिंग में ना C5 लेवल पे जाके एडजस्टमेंट आती होती है।
इसे कहते हैं कंटिंजेंट कंसिडरेशन। उन्होंने कहा सुने सर 6 करोड़ तो एग्री करते हैं आप? हमने कहा एग्री करते हैं। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करें एग्रीमेंट में लिखवाते हैं कि मैंने दुकान बेची 6 करोड़ की और आइंदा अगर आपका प्रॉफिट 10 लाख से ऊपर हुआ तो जितना प्रॉफिट हुआ उसका 20% मुझे दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको कह रहा हूं मेरी दुकान का सुपर प्रॉफिट होते हैं। आप कहते हो नहीं दुकान का एवरेज प्रॉफिट होता है जो साथ वाली दुकान का प्रॉफिट है। तो ऐसा करो कि मुझे रूटीन की रेगुलर प्राइस तो भी पे कर दो, तो बाकी अगर सुपर प्रॉफिट होगा तो इसका मतलब मेरी बात सच्ची, और अगर मेरी बात सच्ची तो फिर मुझे पैसे भी ज्यादा मिलने चाहिए। तो जो तुम्हारा सुपर प्रॉफिट होगा ना उसका 20% हमें दे देना। यहां पे सुपर प्रॉफिट से मुराद मेरी बड़ा प्रॉफिट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट। ये इस तरह की अरेंजमेंट तय पाती है क्योंकि स्टार्ट में ना हमें कंफर्म है कि इतना ग्राहक आएगा कि नहीं, हमें कंफर्म नहीं है, उसको कंफर्म, लेकिन कंसीडरेशन अभी तय करनी है। अभी सूरत में अगर फ्यूचर में प्रॉफिट होता है और हम प्रीवियस ओनर को जिससे दुकान खरीदी है उसे 20% पे करते हैं, क्या वो पार्टनर है? नहीं। ये अगली एग्जांपल होगी। फिफ्थ एग्जांपल आपकी फेवरेट, माइनर एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप में किसी ना किसी तरीके से एडजस्ट कर दिया। अब कैसे एडजस्ट करते हैं ये बाद में बताऊंगा, लेकिन अगर माइनर को किसी ना किसी तरीके से एडजस्ट कर दिया, उसको प्रॉफिट का शेयर मिल रहा है, क्या वो पार्टनर है? नहीं है। लॉ इसकी रीजन भी बताता है, कहते हैं इसलिए कि पार्टनरशिप के लिए एग्रीमेंट होना जरूरी है और माइनर इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे माइनर पार्टनर नहीं हो सकता, एडमिट हो सकता है। एडमिट कर दिया, प्रॉफिट का शेयर मिल रहा, क्या वो पार्टनर बन जाएगा? नहीं। इसी तरह ट्रांसफरी है, जिस तरह माइनर है उसी तरह ट्रांसफरी है, जिस तरह माइनर है उसी तरह ट्रांसफरी है, जिस तरह माइनर है ट्रांसफरी है। ट्रांसफरी भी किसी ना किसी तरीके से एडजस्ट हो जाता है, ट्रांसफरी भी किसी ना किसी तरीके से एडजस्ट हो जाता है। मेरे पास किसी कंपनी के शेयर्स हो, मैं शेयर बेच सकता हूं जरूरत के वक्त, लेकिन अगर मैं किसी कंपनी में पार्टनर हूं अपना इंटरेस्ट बेच सकता हूं जरूरत के वक्त? यस, इंटरेस्ट में बेच सकता हूं। हालांकि ये थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि शेयर बेचना आसान है, कैसे स्टॉक एक्सचेंज जाओ फौरन बेच दो। लेकिन पार्टनरशिप में भी अगर मेरा हिस्सा है ना तो मैं बेच सकता हूं किसी दूसरे को। अब जिसको बेचा वो ट्रांसफरी कहलाता है, पार्टनर नहीं कहलाता। ला इसकी बड़ी अच्छी वजह बताता है, कहता है इसलिए कि हम अगर 8 पार्टनर थे और मैंने अपना हिस्सा इनको बेच दिया तो असल में एग्रीमेंट हुआ मेरे और इनके दरमियान में, इनके और सबके दरमियान में नहीं हुआ। तो जब सबके दरमियान में नहीं हुआ तो ये पार्टनर भी नहीं बने। पार्टनर तो तब बनेंगे जब सारे मिलके इन्हें इन करेंगे। तो इसको कहते हैं ट्रांसफरी। क्या कहते हैं? ट्रांसफरी। ट्रांसफरी भी माइनर की तरह, इसको भी हिस्सा मिलता है प्रॉफिट का, लेकिन वो पार्टनर। माइनर के बारे में भी आगे चल के पढ़ेंगे, ट्रांसफरी के बारे में भी आगे चल के पढ़ेंगे। ये 6 एग्जांपल्स है, एक्सेप्शंस है। एग्जांपल की बजाय एक्सेप्शन बेहतर है। किस चीज के एक्सेप्शन है? आई कैप का फेवरेट क्वेश्चन है ये, भाई वो एग्जांपल्स बताओ मुझे जो क्लास में पढ़ी थी, कौन सी वाली एग्जांपल जिनमें किसी को प्रॉफिट का शेयर मिलता है लेकिन वो पार्टनर नहीं होता। ये एग्जांपल है 6, 1 2 3 4 5 6। क्लियर? जी जी। नहीं, प्रीवियस ओनर वाला वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है, वेजरिंग में नहीं। जुआ थोड़ी है, नहीं जुआ नहीं, जुआ नहीं। इस तरह तो फिर प्रॉफिट का 10% आपको बोनस दिया जाएगा, ये भी जुआ हो गया। नहीं नहीं नहीं, जुआ नहीं। नो सेपरेट लीगल स्टेटस का मतलब क्या है? पार्टनरशिप और बिजनेस दोनों का स्टेटस एक, पार्टनर और पार्टनरशिप एक ही है। कंपनी में ऐसा, ये जो 2 पॉइंट्स है ना, ये कंपनी में डिफरेंट है, पार्टनरशिप बिजनेस में डिफरेंट है। कंपनी में कंसेप्ट क्या होता है? कंपनी का स्टेटस सेपरेट, शेयर होल्डर का स्टेटस सेपरेट। कंपनी लोन लेगी तो शेयर होल्डर जिम्मेदार नहीं, शेयर होल्डर लोन ले तो कंपनी जिम्मेदार नहीं। ये कंसेप्ट कहां अप्लाई होता है? इसे लिमिटेड लायबिलिटी कंसेप्ट भी कहते हैं कि शेयर होल्डर की लायबिलिटी इधर नहीं, कंपनी की लायबिलिटी इधर नहीं। पार्टनरशिप में कंसेप्ट कुछ और है। पार्टनरशिप में कंसेप्ट क्या है? गौर से सुनिएगा, ये है बिजनेस, ये है पार्टनर। पार्टनरशिप ने लोन लिया तो पार्टनर लायबल हैं, और पार्टनर ने लोन लिया तो पार्टनरशिप लायबल है। यानी दोनों का सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं है, दोनों का स्टेटस सेम है, दोनों एक ही चीज है। चाहे पार्टनर हो चाहे पार्टनरशिप बिजनेस हो, दोनों एक ही हैं। एक ही होने का मतलब क्या? पार्टनर ने लोन लिया,
समझा जाएगा पार्टनरशिप बिजनेस से लोन लिया, पार्टनरशिप बिजनेस से लोन लिया, समझा जाएगा पार्टनर ने लोन लिया। पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड नहीं है पार्टनरशिप में, पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड नहीं बल्कि अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है। ठीक है, इस अनलिमिटेड लायबिलिटी को हम कहते हैं जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी। जॉइंट एंड सेवरल का लफ्ज पहले समझाया हुआ आपको, समझे? हाँ याद आ गया, जॉइंट प्रॉमिस काम। ये मेरे 5 मिनट बच गए, और ना अभी मैंने 5 मिनट आपको ये समझाने में गुजार दे रहे थे कि जॉइंट का मतलब है सारे के सारे पार्टनर्स लायबल हैं, और सेवरल का मतलब है हर पार्टनर पूरी अमाउंट के लिए लायबल है। जॉइंट एंड सेवरल को आसान जुबान में, कानूनी जुबान का लफ्ज है जॉइंट एंड सेवरल, आसान जुबान में से कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्लियर हुआ? तो मुझे बताइए टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप कैसे पता चलेगा आपको ये पार्टनरशिप है कि नहीं? किसी बिजनेस के बारे में अगर आपको केस स्टडी में इंफॉर्मेशन दे दे और पूछे बताओ ये पार्टनरशिप है कि नहीं, अगर केस स्टडी दे दे और रिक्वायरमेंट में पूछे बताओ ये पार्टनरशिप है कि नहीं, अगर एसेंशियल्स पूरे हो रहे हैं तो पार्टनरशिप है। अगर एक एसेंशियल भी वायलेट हो रहा है, अच्छा सुने 7 एसेंशियल हैं, सातों के सातों पूरे हो रहे हैं, सातों के सातों पूरे नहीं हो रहे, 6 पूरे हो रहे हैं, एक वायलेट हो रहा है, नो पार्टनरशिप। 5 पूरे हो रहे हैं, 2 वायलेट हो रहे हैं, 5 पूरे हो रहे हैं, 2 वायलेट हो रहे हैं, नो पार्टनरशिप। आखिरी क्वेश्चन, 5 पूरे हो रहे हैं, 2 के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, तो ये एज्यूम किया जाएगा कि साइलेंट पूरे हो रहे हैं, ये पार्टनरशिप होगी। यानी जब तक स्पेसिफिकली वायलेट ना करवाए हमने एज्यूम करना है एसेंशियल, क्योंकि केस स्टडी में पता क्या होता है, 4 एसेंशियल डिस्कस करता है, 7 के साथ नहीं करता। 4 में से एक केस स्टडी में 3 पूरे हो रहे थे, एक पूरा नहीं हो रहा, एक वायलेट हो रहा था, हमने कहा पार्टनरशिप नहीं है। अगली दफा उसने 4 पूरे करवा दिए, स्टूडेंट कहने लगे वो 3 पूरे नहीं हुए जो उसने डिस्कस ही नहीं किए, एब्सेंट है, तो पार्टनरशिप नहीं। उसने कहा भाई जो डिस्कस नहीं हुए ना, इसका मतलब है वो अज्यूम करना होता है पूरे हो रहे हैं। कमेंट उन्हीं के ऊपर करो जो बताए हैं। कुछ समझ आई बात? चलिए, ये था हमारा आज का लेक्चर, लेकिन अभी आपकी छुट्टी नहीं। क्यों छुट्टी नहीं है? क्योंकि हमने टेस्ट कंडक्ट किया, प्राइज लेके जाना ना आपने। 10 मिनट है ना आपके पास? 10 मिनट, जिनकी क्लास है जाना चाहें वो जा सकते हैं, ठीक है। जो अभी हमारे साथ टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहें वो थोड़ी सिर्फ 10 मिनट, इंशाल्लाह 10 मिनट में ये कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले कभी आपका ये टेस्ट हुआ है? ये मेंटी टेस्ट नहीं हुआ। चलिए अब मैं आपको सिखाता हूँ कैसे होगा। सबसे पहले अपना मोबाइल निकालिए और कोई ना कोई पैकेज एक्टिवेट कर दें, कोई ना कोई पैकेज साथ वाले से ले लें। कोई पासवर्ड नहीं है, मैं खुद भाई से लेने लगा हूँ। भाईजान जी सामने मोबाइल, और जाइए एक वेबसाइट है menti.com, menti.com पे जाइए, menti.com पे जाइए और उस पे आपको एक कोड मांगेगा आपसे, कोई नहीं अभी शुरू नहीं हो रहा, बेफिक्र है। ये कोड नजर आ रहा है आपको 37047197 कोड मांग रहा है, ये कोड एंटर करते हैं, आपके सामने ये इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाए। अगर ये इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाए आपके मोबाइल की स्क्रीन पे तो इसका मतलब है आप सही जगह पहुंच गए हैं, एक सही जगह पहुंच गए। menti.com पे जाएंगे, मेंटी मीटर नहीं, मेंटी menti.com पे जाएंगे, बॉक्स नजर आएगा, उसके अंदर कोड एंटर करेंगे। तो हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी कोड एंटर करेंगे 37047197, बिल्कुल यही आपके सामने कैफ फॉर बिजनेस लॉ बाय मोहम्मद आसिफ। आप बेहतरीन सही जगह पे पहुंच गया, जरा दिल दे दे मुझे, वो देखे, शाबाश 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 शाबाश। ये इतनी सूखी जान का मैं क्या करूंगा जी। अच्छा ये ऑनलाइन वाले स्टूडेंट, आप जब इस लेक्चर को देख रहे होंगे उस वक्त ये कोड एक्सपायर हो चुका होगा, आप लाइव क्विज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, आपके लिए अलग से कोई अरेंजमेंट किया जाएगा, लेकिन आप देख लें ताकि लर्निंग हो जाए आपकी। जी हाँ, हाइब्रिड वाले पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हाइब्रिड वाले फौरन आ जाएं।
क्लियर हो गया? अच्छा, आगे चल के एक जगह पे आपसे नाम पूछेगा, आपने अपना आईडी उसमें एंटर कर देना। आईडी, कोई भी आईडी आई कैप का, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये इधर ही आना था, इधर। अभी ठहर जाए ना, अभी सारे पहुंच जाए, अभी आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, बढ़ते हाँ चलिए चलिए वो कोड एंटर करें, मैं तब तक एक्सप्लेन, हाउ टू प्ले। Menti.com पे जाके कोड एंटर करना है, आपने कर दिया। इसके 9 क्वेश्चंस हैं, आपके सामने 1 बाय 1 क्वेश्चन आएंगे। आपको जब क्वेश्चन आएगा तो आपके पास 5 सेकंड का रीडिंग टाइम होगा। जब रीडिंग टाइम में आपने क्वेश्चन को पढ़ना है, 5 सेकंड के बाद आपके सामने तकरीबन 4 ऑप्शन, कभी 2 कभी 5 भी होंगी, वो आएंगी। आपने क्वेश्चन के मुताबिक जो करेक्ट ऑप्शन होगी उसको सेलेक्ट करना है। अच्छा, इसमें करेक्ट होना भी जरूरी है, क्विक होना भी जरूरी है। जो जितना क्विक होगा उसको उतने ज्यादा नंबर मिलेंगे। फास्टर आंसर के मोर पॉइंट्स हैं, यानी अगर सारी क्लास बिल्कुल ठीक जवाब देती है सारे क्वेश्चंस के, तो फिर भी कोई ना कोई टॉप 5 होंगे जिन्होंने क्विकेस्ट आंसर किए होंगे, फास्टेस्ट आंसर, उनको फिर इनाम मिलेगा। ठीक है, उनको फिर इनाम मिलेगा। चलिए, अच्छा बुक्स बंद कर दें, पढ़ना नहीं है, आप अब पढ़ना नहीं है, बुक्स बंद कर दें, बुक्स का कोई फायदा नहीं इस वक्त। चलिए, अच्छा नेम आ गया, अपना कोई ना कोई शुभ नाम रख लें, अच्छा सा नाम, बल्कि आईडी रखें, जो आई कैप की आईडी, CRN क्या कहते हैं उसको, CRN कहते हैं, नेम रख, जो मर्जी करना है। लेकिन जब आपकी पोजीशन आएगी ना, आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, घर वालों को जाके देखा, आज मेरा नाम आज की क्लास में सर ने प्राइज दिया। अच्छा, फेसबुक पे भी शेयर हो जाता है कि हमने चेक किया था। चलिए, ये अब आपके सामने पहला क्वेश्चन आने वाला है जी, स्टार्ट कर, स्टार्ट है ना, चलो बाहर। इफ ए पर्सन इज गिवन शेयर ऑफ ए प्रॉफिट, ही इज श्योरली ए पार्टनर इन पार्टनरशिप। बोलना नहीं है, अगर किसी को प्रॉफिट का शेयर दिया जाए तो कंफर्म है वो पार्टनर है। अरे नहीं, अभी तो यही पढ़ा है, 6 एक्सेप्शन यही तो थी, 6 एक्सेप्शन यही तो थी कि जिनको प्रॉफिट का शेयर मिलता भी है फिर भी वो पार्टनर नहीं होते। ये ले, ट्रू, 31 स्टूडेंट्स ने उसे ट्रू किया, खुदा का खौफ करें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिम्मत नहीं हारनी भाई, आगे दूसरों के भी गलत हो सकते हैं, बेफिक्र रहें, अभी मैदान छोड़ के नहीं जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर ए पार्टनर टू शेयर लॉसेज ऑफ फर्म? नहीं, टू ब्रिंग कैपिटल इन फर्म, फर्म कैपिटल लाना भी लाजमी नहीं है। कैपिटल, टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ फर्म, ये भी लाजमी नहीं है। टू शेयर लाइबिलिटी ऑफ फर्म, ये लाजमी है। यानी ऐसा तो मुमकिन है कि किसी पार्टनर का कैपिटल ना हो, कैपिटल के बगैर। नहीं नहीं, मैंने कोई 15-20 सेकंड होल्ड करके बताया, 20 सेकंड के बाद आप सच सही भी बता देंगे ना तो आपका प्राइज नहीं आने वाला। उसमें असल में टाइम थोड़ा आज कम है, कल ज्यादा टाइम होगा तो फिर कर लेंगे, आज जरा जल्दी खत्म करना है। चले, ये आपके अच्छे परफॉर्मेंस हो गए। चले यहाँ ट्रायल, ठीक। तीसरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे। इफ ए पर्सन डज नॉट वांट टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग ऑफ पार्टनरशिप, ही मे स्टिल बिकम ए पार्टनर। अगर ऐसा नहीं, अगर एक बंदा पार्टनरशिप में डिसीजन मेकिंग नहीं करना चाहता फिर भी वो पार्टनर हो सकता है। उसे क्या कहा था? स्लीपिंग पार्टनर। शाबाश, यस, हो सकता। ट्रू, ये स्टेटमेंट कौन सी है? ट्रू स्टेटमेंट है, सब पॉसिबल है, ट्रू। शाबाश, ये एक बना, ये सोए, जिस वक्त कंसेप्ट डिस्कस हो रहा था सोए हुआ था ये कैमरा मैन है। अच्छा अच्छा, हाइब्रिड वाले, अच्छा ठीक है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 ये रहा। Which of the following is a partner in the business? A lender of money to business? Lender of money partner नहीं है। अच्छा आगे बताता हूं। An employee receiving 10% profit as remuneration, एम्प्लॉय को 10% दिया, वो भी पार्टनर नहीं है। फिर आगे widow of a deceased partner, पार्टनर की बेवा, वो भी पार्टनर नहीं है। अच्छा, सेलर ऑफ ए बिजनेस who receives share of profit as consideration, seller business। अच्छा, a partner who carries on business
हु शेयर प्रॉफिट बट नॉट लॉसेस, ये यही है, शाबाश शाबाश, ठीक है। और लास्ट वाले क्या था पॉइंट, ए ट्रांसफरी ऑफ ए पार्टनर्स इंटरेस्ट, ठीक है। तो ट्रांसफरी भी पार्टनर नहीं है, विडो भी पार्टनर नहीं है, सेलर भी पार्टनर नहीं है, एम्प्लॉय भी पार्टनर नहीं है, लेकिन जो प्रॉफिट शेयर कर रहा है, लॉसेस शेयर नहीं कर रहा, वो पार्टनर है। वो लॉसेस शेयर नहीं भी कर रहा, फिर भी पार्टनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, नहीं समझ आई? तो कह रहे हैं माइनर पार्टनर तो बन सकता है, लेकिन चूंकि वो छोटा बच्चा है तो वो डिसीजन मेकिंग में हिस्सा नहीं ले सकता। स्टेटमेंट ठीक है क्या गलत है? गलत है। माइनर कैन नॉट बी पार्टनर, स्टेटमेंट ये खुदा का हो, ये स्टेटमेंट ठीक है क्या? खुदा का हो करे। अच्छा, यही वो लोग हैं जो आके कहते हैं सर पेपर बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। ज़बानी कलामी पूछे सब ठीक बताएंगे, ये पता नहीं कौन खलाई मखलूक ये आके एंट्री कर गई है। माइनर कभी भी कैन बी एडमिटेड में और कैन बी पार्टनर में फर्क है। 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल ऑफ ए पार्टनरशिप, इनमें से कौन सा एसेंशियल नहीं है? कौन सा एसेंशियल है कि नहीं है? नहीं है। देयर मस्ट बी रिटन एग्रीमेंट, एसेंशियल है। देयर मस्ट बी एसोसिएशन ऑफ 2 or more पर्सन्स, 2 या से ज्यादा लोग होने चाहिए, एसेंशियल है। अनलिमिटेड लायबिलिटी होनी चाहिए, एसेंशियल है। देयर मस्ट बी म्यूचुअल एजेंसी अमंग पार्टनर, तो फिर कौन सा एसेंशियल नहीं है? देयर मस्ट बी रिटन एग्रीमेंट। अच्छा, मैंने 2 दफा नॉट बोला भी है, नॉट है। ये एमसीक्यू से पढ़ते हुए गलती करेंगे आप। ये जो क्विज है ना, ये आप में एक तो एनालिटिकल स्किल बढ़ाता है, दूसरा आपकी रीडिंग पावर भी बढ़ाता है, क्योंकि टाइम कम है ना, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। तो जब जल्दी से स्पीड के साथ ना, फिर थोड़े कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो स्किप हो जाए। आपकी ये प्रैक्टिस करवानी है कि अल्फाज स्किप नहीं करने, रीडिंग पावर भी बढ़ानी है, लेकिन नेसेसरी इंफॉर्मेशन भी स्किप नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट 7, if any term is not included in the partnership agreement, rules in Partnership Act 1932 shall apply. ये तो आसान है। नेक्स्ट ट्रू है ये, हाँ जी ये ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है, लेकिन इसमें मुझे लगता है कोई फॉल्स वाले होंगे। टीचर जितना मर्जी कलप ले, साबित हुआ जिन्होंने फेल होना है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा ये फेल हो, नहीं इंशाल्लाह पास होंगे। वो तो वैसे भी जल्दी में थे, अगली क्लास का टाइम हो रहा है, इस वजह से। सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड पार्टनरशिप? पहला, मिस्टर ए 19 साल एग्रीज टू कैरी बिजनेस विद मिस्टर बी 21 साल, वैलिड है पार्टनरशिप? वैलिड है। मिस्टर ए एंड बी एग्री टू शेयर रेंटल इनकम ऑफ ए प्रॉपर्टी, नहीं। ए पार्टनरशिप नॉट रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, तो जाहिर है पार्टनरशिप कंपनीज एक्ट में क्यों रजिस्टर्ड होगी? नहीं होती। और ए चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म विद 34 पार्टनर्स, नहीं हो सकता। 20 मैक्सिमम होते हैं, ये नहीं हो सकता। प्रोफेशनल फर्म में हो सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारी हुई बी। रेंटल इनकम अभी तो पढ़ाया था, बिजनेस होता है पार्टनरशिप में, रेंटल इनकम चैरिटी वर्क बिजनेस नहीं होता। आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 50 रुपए के लिए, ये रहा आपके सामने। If a person agrees that he will not bear loss of partnership, he is not legally a partner. वो still legally partner है, क्योंकि लॉस शेयर करना लाजमी नहीं है, प्रॉफिट शेयर करना लाजमी। अगर यहाँ पे लॉस की बजाय अगली दफा मैं लफ्ज ये हाँ
ये कह रहे हैं ट्रू। चलिए बहरहाल अब अनाउंसमेंट होने लगी है विनर्स की, जिनकी टॉप आपकी पोजीशन आपके सामने आ रही होगी, तो जिसकी पोजीशन टॉप 5 में से हो वो प्राइज ले ले। 1 2 4 5 0 7 1 2 4 5 शाबाश। फर्स्ट दो भैया दिखाएं, फर्स्ट है भाई, बारी आती है, ठहर जाए, फर्स्ट वाले को तो दे वाले। सेकंड पोजीशन मूसा सरफराज, मूसा सरफराज सेकंड पोजीशन। किधर है मूसा भाई? हाइब्रिड, शाबाश शाबाश, हाइब्रिड क्लास का नाम रोशन कर दिया मूसा भाई ने। मूसा भाई के लिए तालियां। केक भाई केक, ये किधर है? अच्छा चलें, अरे अभी ना लेना चाहिए, बाद में आके प्राइज ले लीजिएगा आपका। मसूद, मसूद भाई मसूद, साद भाई किधर है? शाबाश साद भाई। और 1 3 4 8 3 1 शाबाश, फिफ्थ प्राइज शाबाश। ये था आपका आज का लेक्चर। ये इवैल्यूएशन होगी थोड़ी। आपका कितनी पोजीशन है मेरे भाई? कितनी पोजीशन है तेरी? 84 34 पोजीशन। चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।